आज हमारा जो टॉपिक होना है वो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 74 एंड 75। एंड इस बीच में और भी कुछ टॉपिक्स अगर आते गए तो वो सब हम लोग पढ़ते रहेंगे। जब हम बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, तो इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 63। 63 से लेकर आर्टिकल 71 तक हम लोग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ते हैं। आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये समझो कि प्रोविजन क्या है कि देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि एक आदमी होगा जिसको हम बोलेंगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 64 में बोलता है कि ये जो वाइस प्रेसिडेंट है, यही वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जैसे ही वो वाइस प्रेसिडेंट बनता है, एट द सेम टाइम वो बन जाएगा एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। नाउ एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है? एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है कि इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग वन। अच्छा, इन एडिशन का मतलब ये भी नहीं है कि दो ऑफिसर्स कर रहे हैं तो कोई एक चला गया तो दोनों चल जाएगा। यहाँ एडिशन का मतलब है कि अगर एक गया तो दूसरा भी जाएगा। एडिशन दो तरह के होते हैं। जैसे मैं ऑफिस ए में काम कर रहा हूँ, एडिशनली मेरे को ऑफिस बी दे दिया गया है, तो अगर ऑफिस ए से मेरा काम छूटता है तो ऑफिस बी से नहीं छूटेगा। ये होता है एडिशन का मतलब। लेकिन जब उसी एडिशन को, एडिशनल को एक्स ऑफिशियो बोलते हैं, तो इसका मतलब फॉर एग्जांपल कि हम ऑफिस ए में काम कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ऑफिस ए की वजह से मेरे को ऑफिस बी भी मिल जाएगा। अगर ऑफिस ए छोड़ते हैं तो ऑफिस बी भी छूट जाएगा मेरे से। ठीक है, तो अगर कोई आदमी वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट से रिजाइन कर रहा है या उसको हटा दिया जा रहा है, राज्यसभा के चेयरमैनशिप से भी हाथ धो बैठ रहा है। आर्टिकल 65 एंड आर्टिकल 70, ये दोनों में एक ही बातें कही गई हैं, मुद्दा एक ही है, सिर्फ दोनों के ग्राउंड्स अलग किए गए हैं। देखो, आर्टिकल 65 में जिस तरह की वैकेंसी की बात की गई है वो है कैजुअल वैकेंसीज। आर्टिकल 70 में अदर वैकेंसी। अब ये कैजुअल वैकेंसी क्या है, अदर वैकेंसी का है, और ये वैकेंसी कहाँ होगा? ये वैकेंसी टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, कि अगर किसी भी वजह से, चाहे वो कैजुअल वैकेंसी हो या अदर कोई ग्राउंड हो वैकेंसी का, वैकेंसी अगर अराइज हो जा रहा है प्रेसिडेंट के ऑफिस में, तो इस ऑफिस को फिलअप करने के लिए सबसे पहला आदमी जो प्रेसिडेंट बनेगा वो कौन होगा? वो होगा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तब कौन आदमी बनेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर ये भी नहीं है तब कौन आदमी बनेगा? सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये हायरार्की मेंटेन होगी। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये कैजुअल वैकेंसी क्या है और अदर वैकेंसी क्या है। तो बोला गया कैजुअल वैकेंसी में चार चीजें आती हैं, चार ग्राउंड, कैजुअल रीजंस। ठीक है, नंबर वन, या तो प्रेसिडेंट बीमार पड़ गया होगा, या प्रेसिडेंट की डेथ हो चुकी है, या प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया है, या फिर प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हो चुका है। ये चार ऐसे ग्राउंड है जिसको हम लोग कैजुअल वैकेंसीज के तौर पे ट्रीट करते हैं। तो अगर इन ग्राउंड्स की वजह से वैकेंसी अराइज होती है तो इन ग्राउंड्स को आर्टिकल 65 के तहत, इन ग्राउंड्स की बेसिस पे प्रेसिडेंट जो है वो, वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट बन जाएगा। ऐसी कोई भी वजह जो इन चारों के अलावा हो उसको बोलेंगे अदर वैकेंसी। चाहे आर्टिकल 65 की बात करें या आर्टिकल 70 की बात करें, ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट यही है कि अगर फॉर एनी रीजन प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी हो रहा है तो वैकेंसी को पहले फिलअप करेगा, सबसे पहले फिलअप करेगा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड सो ऑन। जिस चीज को हायरार्की में आता रहेगा करता रहेगा। आर्टिकल 66 में बोल रहा है इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। इलेक्शन किसकी? वाइस प्रेसिडेंट की। अब ये वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा? बोला है जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इलेक्शन का, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट का हो रहा था, उसी तरह उसी ग्राउंड पे वाइस प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन होगा।
सिर्फ एक फर्क होगा, ठीक है। एक्सेप्शन क्या होगा यहाँ पर? एक्सेप्शन होगा इलेक्टोरल कॉलेज। वहां पर इलेक्टोरल कॉलेज में हम लोगों ने पढ़ा था कि जितने भी एमएलए हैं और जितने भी एमपी है वो पार्टिसिपेट करेगा, इलेक्टेड एमपी। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे है ऑल एमपी, चाहे आप इलेक्टेड हैं या नॉमिनेटेड हैं या जैसे भी आप अगर एमपी हैं तो आप वोट देंगे, बाकी सब कुछ सेम है। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कंडक्ट कराएगा, अगर इलेक्टोरल डिस्प्यूट होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में सेटल होगा। और जितने भी कंडीशन आप देख रहे थे वो सब कुछ सिमिलर है, सिर्फ एक अलग है, वो है कि वोटिंग करने का राइट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एमपीज को होगा और सारे एमपीज को होगा। क्वालिफिकेशन देखो, प्रेसिडेंट बनने के लिए जो क्राइटेरिया था यहाँ पे बिल्कुल सेम है, एक छोटा सा फर्क होगा, हम इसको लिख के दिखा रहे हैं। नंबर वन, प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको पहले चाहिए था सिटीजनशिप, और आपका सिटीजनशिप क्या होना चाहिए? इंडियन होना चाहिए। नंबर टू, मिनिमम 35 साल एज चाहिए। नंबर थ्री, नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। नंबर फोर, एलिजिबल टू बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। कि अगर आप वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनना चाहते हैं तो ये सबसे मौका। अब देखो, ये राज्यसभा जो टर्म है ना, प्रेसिडेंट के मैटर में यहीं पे राज्यसभा की जगह सिर्फ हम लोगों ने लोकसभा पढ़ा था, तो इसमें कंडीशन नया कुछ नहीं है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो पिछले वीडियोस आपके पास अवेलेबल है, आप उसमें से देख के समझ सकते हैं। सिर्फ राज्यसभा एक एक्स्ट्रा इसमें एडेंडम है। आर्टिकल 68 में बोला है कि टाइम फॉर होल्डिंग इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। देखो, अगर आप वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है तो आपका टर्म कितने दिन का है? सॉरी, इलेक्शन बोले थे ना, इलेक्शन है, क्वालिफिकेशन है 66 में। सॉरी, इलेक्शन है 66 में, और इसी आर्टिकल 66 में आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन भी मेंशन किया गया है, आर्टिकल 66 में। 5 इयर्स, ठीक है, ओके, 5 इयर्स। तो ये दोनों 66 में। अब यहाँ पर बोला गया है कि आर्टिकल 67 में कि टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट कितने दिन का होगा? टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, बोला गया ये टर्म होगा 5 इयर्स का। 5 इयर्स कब से? जिस दिन वो अपने ऑफिस में इंटर करेगा उस दिन से 5 साल तक के लिए आप वाइस प्रेसिडेंट होंगे। लेकिन इस 5 साल से पहले देयर आर सम वेज कि आप प्री मेच्योर अपने ऑफिस को खाली कर सकते हैं। नंबर वन, आपकी डेथ हो जाती है। नंबर टू, आप रिजाइन कर देते हैं। रिजाइन अगर कर रहे हैं तो आप एड्रेस किसको करेंगे? आप एड्रेस करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। क्यों? क्योंकि आपका हेड वही है। और तीसरा एक तरीका है जिसमें वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल हो जाएगा। वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल का मतलब हम लोग उसको निकाल नहीं रहे, हम लोग ऐसे रास्ते तैयार करें जिसमें वो खुद रिजाइन कर दे रहे हैं। बट टर्म यूज किया गया रिमूवल थ्रू इम्पीचमेंट प्रोसेस। बट इंटरेस्टिंगली ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ एक आदमी के लिए इम्पीचमेंट का टर्म यूज किया गया है, वो है प्रेसिडेंट। बाकी सबों के लिए रिमूवल यूज किया गया। अब ये रिमूवल होगा कैसे वो देखो। थोड़ा रिमूवल को समझने से पहले हम लोग टाइप्स ऑफ मेजोरिटी को समझते हैं। टाइप्स ऑफ मेजोरिटी, ठीक है। टाइप्स ऑफ मेजोरिटी, नंबर वन है एब्सोल्यूट मेजोरिटी। नंबर टू इफेक्टिव मेजोरिटी। नंबर थ्री सिंपल मेजोरिटी। एंड नंबर फोर स्पेशल मेजोरिटी। ये चार तरह की मेजोरिटीज होती है। स्पेशल मेजोरिटी अपने आप में फिर फर्दर चार तरह के कैटेगरी में डिवाइड होगा, लेकिन ओवरऑल कहानी ये रहेगी कि यहाँ पर 2/3 मेजोरिटी चाहिए। हम लोग प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के सिलसिले में ये वाला पढ़े थे कि अगर मान लीजिए किसी हाउस में 100 मेंबर्स हैं
तो हमको मिनिमम 66 मेंबर्स का साइन चाहिए, 66 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए, तभी ये मोशन पास होगा। यही इसका मतलब होता है स्पेशल मेजोरिटी का। अब देखो क्या हो रहा है। एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब होता है 50% प्लस 1 ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। वो जो हाउस है उसका स्ट्रेंथ का 50%। मान लीजिए आपके क्लासरूम में 50 सीट है, और 50 सीट में आपको 50% प्लस 1 निकालना है, तो आंसर होगा 26। अब मान लो फॉर एनी रीजन उसमें एडमिशन सिर्फ 40 हुआ है, तो टोटल अटेंडेंस जो होगा, वो टोटल स्ट्रेंथ जो होगा वो क्लास में 50 होगा, लेकिन जितने स्टूडेंट्स आए हैं, मेंबरशिप लिए हैं, वो होगा 40। अब क्वेश्चन आता है कि आपके पास इन दोनों फिगर में एब्सोल्यूट मेजोरिटी का कैलकुलेशन क्या 40 के हिसाब से 21 बोलेंगे, या स्टिल 50 के हिसाब से 26 बोलेंगे? देखिए, जब एब्सोल्यूट मेजोरिटी की बात आएगी तो हाउस में कितने लोग हैं उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना हाउस का स्ट्रेंथ कितना है उसको देखना है, और उसका 50% प्लस 1 निकालना है। तो सरकार को हमेशा लोकसभा में 273 सीट चाहिए होता है। उसमें अगर 10 इलेक्शन, 10 जन का इलेक्शन अगर मान लीजिए कैंसिल भी हो जाए तो भी स्ट्रेंथ 273 ही रहेगा। ऐसा नहीं कि मेंबर कम आए तो उसके साथ तो स्ट्रेंथ वेरी करेगा। ये हो गया एब्सोल्यूट। जब हम बात करते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी की, तब इसमें क्या होगा कि आपको 50% प्लस 1 इतने तो चाहिए, लेकिन किसका? ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस माइनस वैकेंसी। वैकेंसी का मतलब क्या होगा? वो सीट जिसपे कोई मेंबर आया ही नहीं, कुछ भी कारण रहा होगा, अगर मेंबर नहीं आया तो हम उसको बोलेंगे वैकेंसी। फॉर एग्जाम्पल, अभी बोला आपके क्लासरूम में 50 सीट हैं, 40 लोगों ने ही एडमिशन लिया है अगर, तो वैकेंसी हो गया 10। टोटल मेंबर्स जो आए हैं या टोटल स्टूडेंट जो उस केस में आए हैं वो है 40, वैकेंसी है 10, टोटल स्ट्रेंथ है 50। अब अगर हमको इफेक्टिव मेजोरिटी निकालना पड़ा तो हम 40 पे निकालेंगे, ना कि 50। आप जब बुक पढ़ेंगे तो आपको वहां लिखा हुआ मिलेगा ऑल द देन मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। मतलब उस वक्त जितने भी मेंबर्स मौजूद थे उन सब के वोटिंग के जरिए रिजल्ट आया। जब हम बात करते हैं सिंपल मेजोरिटी की, 50% प्लस 1 तो यहाँ भी निकलेगा, लेकिन ऑफ द, माइक किसी का ऑन है, थोड़ा ऑफ कर लो प्लीज। माइनस वैकेंसी माइनस एब्सेंटीज, कि जितने लोग हाउस में इलेक्शन जीत नहीं पाए उनको भी माइनस कर दीजिए, और जितने लोग फॉर एनी रीजन आज नहीं आ पाए हैं उनको भी माइनस कर दीजिए। अब यहाँ पे एक चीज को समझो, एक टर्म मिलेगा आपको क्योरम, आगे जाकर। क्योरम क्या होता है? क्योरम का मतलब होता है मिनिमम अटेंडेंस। अगर इससे कम आदमी रहा तो उस दिन बिजनेस ऑफ द हाउस नहीं चलेगा। मिनिमम अटेंडेंस है कितना? ये मिनिमम अटेंडेंस है 10% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। मतलब अगर आप लोकसभा में है तो उस वक्त 55 आदमी चाहिए, राज्यसभा में है तो उस वक्त 25 आदमी चाहिए। अगर इससे कम आदमी उस दिन हाउस में आया तो उस दिन उस हाउस का बिजनेस नहीं चलेगा। ठीक है? सिंपल मेजोरिटी एक और बार समझा दीजिए। अच्छा, सिंपल मेजोरिटी देखो, अगर जैसे आप लोग क्लास करने जा रहे हैं स्कूल में, मान लीजिए 30 स्टूडेंट का एक क्लासरूम है, और उस दिन सिर्फ 2 स्टूडेंट आया है, तो क्या आपको लग रहा है कि 2 स्टूडेंट को पढ़ाया जाएगा? नो सर। नहीं। क्यों? क्योंकि स्ट्रेंथ इतना ही कम है कि क्या पढ़ाएगा उसमें, इसलिए जनरली क्लासेस को मर्ज करा दिया जाता है या छुट्टी दे दिया। तो हम ऐसा ही एक मिनिमम अटेंडेंस की बात कर रहे हैं कि कम से कम कितने लोग जाएंगे, कम से कम 10% लोग जाएंगे। अब 10% के ऊपर जाके 60 आदमी आया हो या 100 आदमी आया हो, जितना आदमी उस दिन हाउस में पहुंचा उसी स्ट्रेंथ को बोलेंगे उस दिन के हाउस का अटेंडेंस, और उस अटेंडेंस पे जो मेजोरिटी निकलेगा उसको बोलेंगे सिंपल मेजोरिटी। फॉर एग्जाम्पल, लोकसभा का मिनिमम स्ट्रेंथ है 55, अगर 60 लोग चला गया उस दिन लोकसभा, तो उस दिन सिंपल मेजोरिटी कितना हो गया? 31। अगर 100 लोग चला गया होता तब उसी
हाउस में सिंपल मेजोरिटी कितना होता है? 51। गुड। मतलब जो प्रेजेंट है बस उसी को देखना है, इनपुट करना पड़ेगा। ठीक है ओके सर। ना। क्योरम याद रखना, क्योरम आपसे कई बार पूछेगा, क्योरम कहाँ मेंशन है? क्योरम मेंशन है आर्टिकल 100 में, आर्टिकल 100। अब क्वेश्चन आता है कि सर मेजोरिटी क्यों बताएं? ठीक है, अचानक से मेजोरिटी क्यों है? जब हम बात करते हैं रिमूवल की, तो थोड़ा सा यहाँ पे लौटते हैं, क्या बोल रहे हैं। देखो, रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट की जब हम बात करते हैं तो इसके आपको एक नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ेगा। नोटिस पीरियड है 14 दिन का। नोटिस पीरियड मतलब आप प्रेसिडेंट को बताएंगे कि सर आपके अगेंस्ट में हम एक, वाइस प्रेसिडेंट को बता रहे हैं कि आपके अगेंस्ट में हम एक मोशन इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, और ये इंट्रोड्यूस ऑलवेज कहाँ होगा? इंट्रोड्यूस होगा राज्यसभा में, ऑलवेज इनिशिएटेड इन राज्यसभा। अब देखो, हम यहाँ पर बोल रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा में हो रहा है। एक चीज याद रखना, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का रिमूवल नहीं होता है। रिमूवल हमेशा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ही होगा, ये याद रखना। क्योंकि चेयरमैन तो एक्स ऑफिशियो है ना, असल में तो वो वाइस प्रेसिडेंट है, इसलिए उसको ऑफिस से निकाल देंगे। वाइस प्रेसिडेंट को ऑफिस से निकाल देंगे उसको, तो ऑटोमेटिकली चेयरमैन का ऑफिस खाली होगा। तो हम उसको सिर्फ नोटिस देंगे और राज्यसभा से इनिशिएट करेंगे। अब स्टेज 1 में रेजोल्यूशन को हम पास्ड बाय राज्यसभा विथ इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होता है अभी बताया गया है, आई होप रिकलेक्ट करने में आसानी होगी। जैसे ही राज्यसभा से पास हो गया, इस बिल को वापस भेजा जाएगा लोकसभा, और लोकसभा में पास होगा, पास्ड बाय लोकसभा विथ सिंपल मेजोरिटी। विथ सिंपल मेजोरिटी, राज्यसभा में इफेक्टिव मेजोरिटी, लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी। पहले राज्यसभा से पास होगा, फिर लोकसभा में पास होगा। तो इस तरह से अपना वाइस प्रेसिडेंट जो है ऑफिस से निकल जाएगा। अगर इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट को ऑफिस छोड़ना है तो रेजिग्नेशन करेगा, और रेजिग्नेशन में ऑलरेडी बोल चुके हैं कि अगर वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन कर रहा है तो वो रेजिग्नेशन एड्रेस करेगा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब कुछ कंडीशंस की बात करते हैं। कंडीशंस की, तो कंडीशन में सिंपल एक क्वेश्चन आएगा, सैलरी बस, और कुछ कंडीशन आप पे काम का नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सैलरी कितनी है? वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी है 0। ठीक है, हाउ एवर he draws a salary of 4.5 lakh rupee per month in capacity of the chairman of राज्यसभा। एक ही आदमी चेयरमैन भी है और एक ही आदमी वाइस प्रेसिडेंट भी है, तो अब किसी एक ऑफिस से भी पैसा उठाओगे तो ऐसा लगेगा दूसरा ऑफिस की कैपेसिटी में दे रहे हैं। बट कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट को कोई सैलरी नहीं मिलेगी। हाँ, वही आदमी चेयरमैन भी है तो उसको चेयरमैन की सैलरी मिल जाएगी। वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी है 0 और चेयरमैन की सैलरी है 4.5 लाख रुपए पर मंथ। सॉरी, ये मेरी गलती है, 4 लाख रुपए पर मंथ, ₹4 लाख पर मंथ। क्लियर? जब आप अपने ऑफिस को कम्प्लीटली 5 साल कंप्लीट कर लेंगे तो आपको पेंशन मिलेगा 2 लाख रुपए पर महीना। इसके अलावा जो अलावेंसेस है वो अलग है। एक और क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो सैलरी है ये सैलरी कहाँ से कटेगा। देखो, 3 तरह के फंड होते हैं इंडिया में। ठीक है, फंड 3 तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ फंड इन इंडिया। टाइप्स ऑफ, Contingency, consolidated and public accounts. ठीक है वो, और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एंड नंबर 2
पब्लिक अकाउंट फंड ऑफ इंडिया, एंड नंबर 3 कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। इन दोनों के बारे में है आर्टिकल 266 में, इसको मेंशन किया गया आर्टिकल 267 में। या आर्टिकल इंपॉर्टेंट बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है, जान लिए तो ठीक है, नहीं जाने तो कोई शर्त पालने की जरूरत नहीं। अब पब्लिक अकाउंट फंड क्या है और कॉन्टिजेंसी फंड क्या है इसको समझते हैं। इसका कस्टोडियन का नाम है प्रेसिडेंट। जैसे ही प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में एंटर करता है, उसके पास 500 करोड़ रुपया प्रेजेंटली रिजर्व कर दिया जाता है, उसके पास दे दिया जाता है कि अगर किसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी को नेचुरल डिजास्टर का सामना करना पड़ा तो प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से बिना किसी से पूछे उस पैसे को खर्च कर सकता है उन स्टेट की मदद करने के लिए। ऐसा नहीं कि पर्सनल प्रॉपर्टी पे खर्च कर लिया। दूसरा है पब्लिक अकाउंट फंड। इसका जो इंचार्ज है वो है गवर्नमेंट। वो पैसा जो गवर्नमेंट के पास आपका कर्ज है, जैसे आपका बैंक का पैसा है, आपका प्रोविडेंट फंड का पैसा है, या इस तरह का और भी बहुत सारा पैसा है जो गवर्नमेंट को आज नहीं तो कल आपको लौटाना है, उसको हम बोलेंगे पब्लिक अकाउंट फंड ऑफ इंडिया। इसका इस्तेमाल गवर्नमेंट करेगी, इस पैसे कॉन्टिजेंसी फंड का इस्तेमाल जो है प्रेसिडेंट करेगा। लेकिन अब जो पैसा बच गया, इस पूरे पैसे का जो नाम है उसको बोलते हैं हम लोग कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। बोल सकते हैं ये इंडिया का ट्रेजरी है, और इस ट्रेजरी का केयर टेकर का नाम है पार्लियामेंट। तो कभी भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकलेगा तो उस पैसे को पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर निकालना मुमकिन नहीं है। अब ये जो एक्सपेंसेस हो रहा है, एक्सपेंसेस भी दो तरह के होंगे, ठीक है, सरकार तो खर्च कर रही है ना भाई, तो एक्सपेंसेस भी दो तरह के होंगे। एक एक्सपेंस होगा चार्ज एक्सपेंडिचर और एक होगा अनचार्ज एक्सपेंडिचर। अनचार्ज वो एक्सपेंडिचर जिसके लिए वोटिंग लगेगा, बिना पार्लियामेंट के वोट के आप पैसा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उसको बोलेंगे अनचार्ज एक्सपेंडिचर। वो एक्सपेंडिचर जिसको खर्च करने के लिए वोट नहीं लगेगा उसको बोलेंगे चार्ज एक्सपेंडिचर। तो वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी तो होती ही नहीं है, प्रेसिडेंट की सैलरी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सैलरी, मिनिस्टर की सैलरी, जो सर्विसेज कर रहे हैं क्लर्क ऑफिसर्स, उन सब की सैलरी ये देना ही होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं चार्ज एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर ब्रिज बनाना हुआ या हॉस्पिटल बनाना हुआ, रेलवे लाइन बैठाना हुआ, आर्मी के लिए हथियार खरीदना हुआ, यूनिफॉर्म खरीदना हुआ, इन सबको बोलेंगे अनचार्ज एक्सपेंडिचर, क्योंकि इन सब के लिए पार्लियामेंट से मंजूरी चाहिए होगी। मतलब अजीब नहीं लगेगा कि किसी की सैलरी देने के लिए हर महीना बोलना पड़ेगा कि भाई सैलरी देना है तो पास कर दो। तो बोला गया कि इसकी जरूरत नहीं है, ये तो फिक्स्ड नेचर है, देना ही होगा। अब जब इसको देना ही है तो आपको इसके लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। जब बजट का स्टेटमेंट प्लेस किया जाएगा तो आप उसमें बता देना कि पैसा कहाँ खर्च हुआ। तो आई होप कि चार्ज एक्सपेंडिचर और अनचार्ज एक्सपेंडिचर का डिफरेंस समझ में आ गया हो। अगर समझ में आ गया तो मुझे ये बताओ कि प्रेसिडेंट का जो पेंशन है वो चार्ज एक्सपेंडिचर है या अनचार्ज एक्सपेंडिचर है? Charged है। Sir, charged. चार्ज है, गुड, समझ में आ गया ना सबको? Yes, sir. ओके। अब एक चीज और है जो हम लिख नहीं रहे हैं, वो ये बोला गया है कि अगर इलेक्शन करवाना है तो उसका टाइम क्या होगा। बोला गया अगर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपना 5 साल कंप्लीट कर रहा है तो लास्ट 6 महीने के अंदर इलेक्शन कराना पड़ेगा। और फॉर एनी रीजन वक्त से पहले वो मर गया या उसका ऑफिस किसी वजह से खाली हो गया है तो आने वाले 6 महीने के अंदर इलेक्शन कराना पड़ेगा। अगर टाइमली कंप्लीट हो रहा है तो लास्ट 6 मंथ्स के अंदर, और अगर अनटाइमली कुछ हो रहा है तो जब भी इवेंट हुआ है उसके बाद के 6 महीने के अंदर आपको इलेक्शन कंडक्ट करा देना पड़ेगा। एक चीज और याद रखना, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट हो या प्रेसिडेंट हो या स्पीकर हो या इस तरह का कोई भी पोस्ट पे बैठा हुआ आदमी है, उस वक्त तक अपने ऑफिस को नहीं छोड़ेगा जब तक उसका बाद वाला जो इनकम्बेंट है वो ऑफिस में नहीं चले। मतलब हम प्रेसिडेंट है, आज मेरा टर्म कंप्लीट हो रहा है, तो जो नया प्रेसिडेंट है वो आएगा, हम अपना ऑफिस छोड़ेंगे, वो ऑफिस ज्वाइन कर ले। बट अगर वो 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन तक या एक सर्टेन डेज तक ऑफिस में नहीं आ रहा है तो हम उस दिन तक ऑफिस को कंटिन्यू करते रहेंगे
जिस दिन तक ये ऑफिस में आ नहीं जाता है। हम ऐसा नहीं कि अपना 5 साल कंप्लीट हुआ तो ऑफिस छोड़कर चले गए।